सबसे पहले हम क्वेश्चंस लेंगे सीडीएसई 1 2020 के। ठीक है, तो ये सौभाग्य स्कीम के बारे में पूछा गया है। सौभाग्य स्कीम है किस एरिया से मतलब बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये नेशनल करंट अफेयर्स का जो भी स्कीम्स और पॉलिसीज आती हैं, पॉलिसीज जो गवर्नमेंट के हिसाब से आती हैं, ये करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स के हेडिंग में आते हैं। प्लस ये चीज इकोनॉमी से भी बिलोंग करती है। जो भी पॉलिसीज आएंगी, स्कीम्स आएंगी, प्रोग्राम्स आएंगे, ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमी के साथ में म्यूचुअल है, तो ये दोनों हम चीजें इसमें म्यूचुअली लेते हैं। ये एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है, सौभाग्य वाला जो क्वेश्चन है ये काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ये सीडीएसई में भी पूछा जा चुका है, ये एनडीए में भी पूछा जा चुका है, ये सीएपीएफ में भी पूछा जा चुका है और यूपीएससी सिविल प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। अगर आप 2020 के चारों पेपर्स को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि ये सारे एग्जाम्स में आ रहा है। तो सबसे पहली चीज ये कि आप भले ही सीडीएसई का पेपर दे रहे हो, लेकिन आपको साइमल्टेनियसली एनडीए का, सीएपीएफ का और सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, इन पे भी नजर आपको मारनी चाहिए। इनको भी आपको बराबर देखते रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस शेयर्ड होते हैं, क्वेश्चंस बराबर आते हैं। जो सीडीएसई में आ रहा है वो एनडीए में भी आ रहा है। ठीक है, तो मैंने जो एनालाइज किया तो मैंने ये चीज काफी पहले से ये चीज देख रखी थी, तो आप लोगों को ये चीज साथ ही साथ देखनी चाहिए। इनके क्वेश्चन पेपर्स या तो आप गूगल कर लो, अदरवाइज यूपीएससी की वेबसाइट है, उससे डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो ऐसी स्कीम्स और पॉलिसीज जो भी होती हैं, ऐसी स्कीम्स और पॉलिसीज में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ने इनको लॉन्च किया है, इनका टारगेट क्या है। ठीक है, इसके साथ तो और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जो जब मैं आगे करंट अफेयर्स आपको एक्सप्लेन किया करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एक सिंपल सी स्कीम लॉन्च में कितने 5 से 6 या फिर उससे भी ज्यादा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन निकल सकते हैं। ठीक है, मूविंग अलोंग, अब आते हैं जैसे 99th क्वेश्चन है, द विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स व्हिच वाज रीओपन्ड रिसेंटली इज लोकेटेड इन। ये सिंपली डिफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, प्लस ये इंफॉर्मेशन आपको करंट अफेयर्स में भी मिल जाएगी। ठीक है, ओ सॉरी, न्यूज़पेपर्स में भी मिल जाएगी। और 100 भी क्वेश्चन वैसा ही है, जो रुस्तम 2 था वो कर्नाटक में क्रैश हुआ, वो क्या था, उसका नेचर, मतलब वो मशीनरी थी, वो किस चीज से बिलोंग करती थी। प्लस 101 जितनी भी नेवल सॉरी एक्सरसाइजेस हैं जो भी कंट्रीज के बीच में होती हैं, ये आपको देखनी है। ठीक है, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट आपकी नजर में होने चाहिए, जो भी खबरों में आ रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स और एक्सरसाइजेस खबरों में आ रही हैं। अगर कंट्रीज के बीच में, जैसे कि इंडिया की किसी कंट्री के साथ में एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं इंडिया की सिंगापुर और थाईलैंड के साथ में हो रही है, तो लोकेशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है वो हमें पता होना चाहिए, कब से कब तक हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक वेपन उसमें यूज हो रहा है या हाईलाइट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर यूज हो रहा है, ठीक है, तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन से प्लेन्स उनसे लॉन्च हो सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो ये सारी की सारी चीजें हमें उसमें से कवर करेंगे। ठीक है, एंड ये मैं आपको जब करंट अफेयर्स मतलब रिलीज किया करूंगा, तो एक एक करंट अफेयर्स हम डिस्कशन किया करेंगे, तो मैं आपको बताया करूंगा कि एक सर्टेन पीस ऑफ करंट अफेयर में से हमें क्या क्या चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें पढ़नी है। ठीक है, फिर आते हैं डेज को लेके। ठीक है, जो भी डेज होते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म डे, एस्ट्रॉइड डे, सी फेयर डे, ब्ला ब्ला ब्ला, इन सारे डेज में क्या होता है, या फिर जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, समिट्स होती हैं, इनको लेके सबसे बड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए कि होस्ट कंट्री कौन सी है, होस्ट कंट्री या होस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन है। ठीक है, उसके बाद उसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। ब्रिक्स समिट की बात करते हैं तो उसके भाई मेंबर्स कौन कौन से आपको पता होने चाहिए, उसका एम क्या है, किस एम के लिए उसको इस्टेब्लिश किया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर करंट ईयर की उसकी थीम क्या है, थीम्स क्या होती हैं, हर बार चेंज होती हैं। कॉन्फ्रेंसेस में, समिट्स में, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, हर साल उनकी कोई ना कोई अलग थीम होती है, जैसे वर्ल्ड योगा डे हो गया, वर्ल्ड टूरिज्म डे हो गया, तो इनकी थीम्स वगैरह हर साल की होती है, चेंज होती है। तो इन थीम्स पे और थीम्स किसने डिटरमाइन किया, अगर कोई मैस्कॉट है, कोई अलग से कन्वेंशन है, कोई साइन है उससे रिलेटेड, इन सब चीजों की मीनिंग्स पे भी हमें फोकस करना है। दिस सीम्स अ लॉट, लेकिन बिलीव मी ये बहुत जब आप पढ़ते जाओगे ना करंट अफेयर्स बना के, तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज लगेगी। कोई डाउट है किसी को अभी तक? नो सर। समझ आ रहा है ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। बोर हो जाना तो मुझे बता देना भाई, ठीक है, मोस्ट टाइम बीच में थोड़ा बातचीत कर लेंगे, लेकिन बोर मत होना। ठीक है, एंड सेशन तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस वजह से ये मत सोचना कि भाई अभी चिल रहते हैं और थोड़ा बाद में देख लेंगे, वो बात कभी नहीं आता। ठीक है, वो बाद में वो रिविजिट करने वाला ना, वो बहुत कम आता है। तो जितना अटेंशन के साथ अभी देख सकते हो ना, देखो चीजों को। वैसे क्या है कि इन सब चीजों को हम बार बार करेंगे,
जब भी करंट अफेयर्स में बताऊंगा, जब भी डिस्कशन होगा तो ये चीजें डिस्कस होंगी, बट अभी मैं आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। कई लोग होंगे जो आप में से रिपीटर्स होंगे, जिन्होंने क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम दिए होंगे, उनको लग रहा होगा हाँ पता है ठीक है, तो प्लीज बियर विथ मी। जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? ठीक है ना? यस सर, यस सर, ठीक है। अब एक बहुत सिंपल सा है कि जो भी मैंने बताया कि जैसे ये क्वेश्चन है 120 कि एक नया सिविलियन अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है? तो उसमें जो भी इनोवेशंस आप हो रहे हैं, पॉलिसीज हो रही हैं, जो भी एक्ट्स हो रहे हैं, लॉज बन रहे हैं, अवार्ड्स हो रहे हैं, इनकी जो स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं, उनकी जो कंसर्न फील्ड है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे इसमें क्या है कि इसमें पूछा गया है कि एक सिविलियन अवार्ड बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे, उसकी फील्ड कौन सी फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा तो बंदा उसको मिलेगा, ठीक है? तो ये तो इसमें आपसे पूछ लिया। अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि उसका क्राइटेरिया भी एक कंसर्न क्राइटेरिया भी हो सकता है, तो उसके साथ साथ आपको क्राइटेरिया भी देखनी चाहिए, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स होगा वो सिर्फ इतना तो होगा नहीं, उसमें और भी इंफॉर्मेशन होगी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी हमें साथ में लेके चलनी है। फिर सीडीएसई 2 2020 के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है? जो भी वेरियस इंडेक्सेस आते हैं, एचडीआई इंडेक्स आया, बिजनेस रैंकिंग आई, मोस्ट लाइवेबल सिटीज हुई, फलाना हुआ, ढमाका हुआ, हैप्पीनेस इंडेक्स हुआ, ये सारे क्वेश्चंस जो भी रैंकिंग्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत रिपीटेटिव हैं, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हैं। 4 या 5 रैंकिंग्स मोस्टली प्रोमिनेंट रैंकिंग्स आती हैं पूरे ऑल ओवर ईयर में, ठीक है नहीं? 4-5 में 8-10 आती हैं। उन सारी रैंकिंग्स में इंडिया की रैंकिंग आपको पता होना चाहिए, टॉप रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, प्रीवियस रैंकिंग पता होनी चाहिए, पैरामीटर्स बहुत ज्यादा आजकल मैटर करते हैं, ठीक है? रैंक्स वैसे स्पेसिफिकली आजकल कमी पूछी जाती है, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। पैरामीटर्स पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाएगा, क्राइटेरिया क्या थे उसको सिलेक्ट करने के वो पूछा जाएगा, कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रैंकिंग को डिटरमाइन करते हैं वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे इसमें वर्ल्ड बैंक ने किया है, वैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कई सारे गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कई यूएन के द्वारा डिजिग्नेटेड होते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो खुद से ही करते हैं, उनका काफी नाम है, काफी रिकॉग्नाइजेबल है, तो वो भी अपने हिसाब से रैंकिंग्स वगैरह जनरेट करते हैं, ठीक है? तो ये सब चीजें भी हमें बहुत ज्यादा फोकस करके चलनी है। फिर जैसे मैंने बताया, जैसे इसमें निसर्ग की बात की गई है, ठीक है, कि कौन सी कंट्री ने जो निसर्ग साइक्लोन आया था महाराष्ट्र गुजरात में जून 2020 में, कौन सी कंट्रीज में ने उसका नाम डिजिग्नेट किया था, ठीक है? तो नाम चलो हम बता देंगे कौन सी कंट्री ने किया था, सॉरी, हमें निसर्ग के बारे में पता है, इंडिया में आया था, किस टाइम में आया था, लेकिन उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और भी हो सकती है, ठीक है? उसका रीजन क्या था जनरेट होने का, वो हमें पता करना पड़ेगा कि भाई निसर्ग क्यों आया था, वेस्टर्न डिप्रेशन से आया था, ईस्टर्न डिप्रेशन से आया था, फलाना से आया था, ढिमाका से आया था, उसका रीजन हमें पता करना पड़ेगा। कौन से एरिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे, ऑरिजिनेट कहां से हुआ था, किस कंट्री ने उसका नोमेनक्लेचर किया, ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो जो हिडन पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, जो साइड में रहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें देखनी है, क्योंकि यूपीएससी कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछता है, ठीक है? यूपीएससी निसर्ग पूछ सकता था कि भाई जो भी साइक्लोन आया था जून 2020 में, वो कौन सा साइक्लोन था, तो उसको 2-3 ऑप्शन दे देता, और मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम लोग उसको इजीली गॉज कर लेते कि भाई निसर्ग जो है क्या बोलते हैं वो साइक्लोन था। लेकिन यहाँ पर कंट्री का नेम बताने का आया, वहां पर ऑटोमेटिकली कई लोग नहीं बता पाएंगे कि कौन सी कंट्री थी जिस कंट्री ने उसका नोमेनक्लेचर किया था, ठीक है? तो ये इंफॉर्मेशन हमें फॉलो करनी है। फिर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो जितने भी डोमेस्टिक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी इंटरनेशनल टूर्नामेंट से ज्यादा डोमेस्टिक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, ठीक है? जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, ठीक है, इनको बहुत ज्यादा फोकस चाहिए। इंटरनेशनल पे इतना तो फोकस नहीं करते ये लोग जितना नेशनल वालों पे करते हैं। रणजी ट्रॉफी हुई, संतोष ट्रॉफी हुई, खेलो इंडिया हुए, यूथ गेम्स जो हो रहे हैं, इन सबको लेके इन सब पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करनी है। और अगेन सेम चीज आ जाएगी कि भाई होस्ट कौन से स्टेट ने किया, ठीक है? मेंबर्स जो ऑडियंस था या फिर जो प्लेयर्स थे वो कौन से प्लेयर्स थे, मतलब अंडर 18 थे, अंडर 16 थे, स्कूल वाले थे, कॉलेज वाले थे, क्या था क्या नहीं था, कौन सा एडिशन था, प्लस सबसे बड़ी चीज मैस्कॉट क्या था, ठीक है? मैस्कॉट्स का मैं अभी एग्जांपल दूंगा ऑलिव रिडली का। तो मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट एनिमल था या फिर वर्ड था या फ्लावर था या फिर कोई साइन वगैरह था, क्या था मैस्कॉट, ठीक है? उस मैस्कॉट से रिलेटेड हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। उस मैस्कॉट से रिलेटेड अगर एनिमल है या फिर बर्ड है उससे रिलेटेड ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? और भी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। जैसे ऑलिव रिडली का एग्जांपल, ऑलिव रिडली जो क्वेश्चन है ना बहुत बार रिपीटेटिव होता है।
कई बार रिपीट हुआ है, और उसमें सिंपल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। क्या था कि क्वेश्चन ये था, उसमें 15 या 16 में आया था शायद, कि जो यूथ गेम्स हुए थे वो उसका जो मैस्कॉट था ऑलिव रिडली, नहीं, यूथ गेम्स का नहीं पूछा था, सिर्फ मैस्कॉट का पूछा था कि जो ऑलिव रिडली होता है, जो टर्टल होता है, वो कौन से स्टेट के मतलब कि समुद्र तट पर आकर अंडे वगैरह देता है, या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी। तो अगर बेसिक अगर आप देखा जाए तो ऑलिव रिडली के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन ऑलिव रिडली जो था वो उस टाइम पे उड़ीसा में जो यूथ गेम्स थे उसका मैस्कॉट था। ठीक है, तो जिसने भी ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी कि उड़ीसा में यूथ गेम्स हो रहे हैं, उसका मैस्कॉट ऑलिव रिडली है, उसको समझ में आ जाएगा कि ऑलिव रिडली क्योंकि उड़ीसा के समुद्र तटों पर आता है, इसीलिए उसको मैस्कॉट बनाया गया। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई। अगले क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया था कि भाई कौन से देश से माइग्रेट करता है और क्या रहता है, उसकी स्पीसीज के बारे में कुछ पूछ लिया गया था। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ से पूछी जा सकती है और पूछी जाती रही है। सो यू विल हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो। इज एवरीथिंग क्लियर अबाउट दैट? यस सर। ज्यादा तो नहीं लग रहा? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, ये चीज मतलब देखने में लगेगी कि भाई बहुत हाई फाई है, लेकिन जब हम करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, आपको ये भी मत सोचना कि भाई क्योंकि मैंने निकाले हैं तो मैं मतलब कि बोल रहा हूँ, नहीं। जब मैं तुम्हारे जैसा था, मतलब उस टाइम पे प्रिपरेशन करता था, तो मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता था, लेकिन जब इंटरेस्ट आ जाता ना कि हाँ यार ये चीज पढ़नी है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो फिर ये चीज भी इजी लगने लगती है। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस हो गया। इसी एक्सपीरियंस की वजह से अराउंड 50% करंट अफेयर्स जो थे वो मेरे डायरेक्ट नोट से आए थे। मैंने जो नोट्स बनाए थे, एक बार तो मैं जा रहा था दोस्त के साथ में अपने एग्जाम देने के लिए, आई गेस उसका लास्ट अटेम्प्ट था शायद, तो वो उतना थोड़ा केयर फ्री टाइप का था, वो इतना फोकस नहीं करता था। तो ट्रेन में बैठे बैठे मैंने उसको कुछ करंट अफेयर्स पढ़ाए, और अगले दिन 5-6 करंट अफेयर्स उसमें से आ गए। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे वो आ गए थे, तो अराउंड 15-20 क्वेश्चन वो बंदा सिर्फ ट्रेन में मुझसे सीख के गया था, और मैंने उसको करवा दिया था। तो आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट इट, बस आई एम जस्ट टेलिंग यू कि करंट अफेयर्स कितना प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं इस चीज में। ठीक है, चलो, तो इंडेक्स के जैसे मैंने बताया था पहले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा गया 19 का। ठीक है, और इंडेक्सेस जो होते हैं ना वो जरूरी नहीं कि उसी साल के, वो 1-2 साल पुराने भी आ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्या बोलते हैं, क्योंकि इंडेक्सेस की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है ना, तो उसमें जैसे करंट ईयर 2021 है, तो उसके साथ में 2020 में जो कंट्री की रिलेटिव पोजीशन थी वो भी दे दी जाती है कि पिछले साल इतना था, ऑफिशियल की इतनी रैंकिंग पे आ गई है, या फिर अब बढ़ के इतनी रैंकिंग पे आ गई। तो ये दोनों चीजें आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, और मैं बताऊंगा अभी। ठीक, अब इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज जिनमें बहुत ज्यादा ट्रैक्शन जनरेट हुआ हो, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा उसकी बज रही हो, जो नॉन पॉलिटिकल हो नेचर में। ठीक है, पॉलिटिकल क्वेश्चंस आपने देखा होगा, पॉलिटिकल क्वेश्चंस यूपीएससी में नहीं पूछे जाते। पॉलिटिकल क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जैसे कोशिश रहती है कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस स्ट्रिक्ट नो नो। ठीक है, लेकिन ऐसी इंटरनेशनल न्यूज, ऐसी नेशनल न्यूज जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैक्शन हुआ हो, बहुत ज्यादा बस क्रिएट हुई हो, वो हमें कवर करनी है। ठीक है, जैसे इसमें बेरूत की जो बॉम्बिंग हुई, आप लोगों को याद होगा, उसका काफी वीडियोस भी देखेंगे आप लोगों ने। वो बेरूत में जो बॉम्बिंग हुई थी, तो उन्होंने स्पेसिफिकली ये नहीं पूछा कि भाई बॉम्बिंग कौन सी कंट्री में हुई थी, कहाँ हुई थी, क्या ये वो। उन्होंने सिंपल ये पूछा कि ब्लास्ट का जो रीजन था वो क्या था, जो केमिकल था, वो जो कंपाउंड यूज हुआ था वो क्या था। इस इंफॉर्मेशन पे कमी लोगों की नजर जाती है, ये इंफॉर्मेशन हमें डिटरमाइन करनी है। सिमिलरली बागजन में जो ऑयल वेल में एक्सप्लोजन हुआ था, उसका क्या बोलते हैं रीजन था, तो ये वही चीज सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एग्जैक्टली उन्होंने नहीं पूछा कि भाई बागजन में हुआ है, कहाँ हुआ है, उन्होंने सिंपल ये पूछा, उसका साइंटिफिक रीजन पूछा, या फिर जो रीजन मीडिया में आया वो रीजन आपसे पूछा गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक तरीके से साइंस वाले क्वेश्चंस भी हैं और करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस भी हैं। जैसे एक फेमस क्वेश्चन है ना, वो गांधी जी ने कौन से कंपाउंड के लिए वो क्या था यार, वो कौन सा मूवमेंट था वो किया था ना, तो उसमें मोस्टली ये नहीं पूछा गया था, शुगर नहीं पूछा गया था, हाँ हाँ, उसमें डायरेक्ट पूछा गया था सोडियम क्लोराइड। तो बेसिक क्वेश्चन था काफी, लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो सकते थे उसमें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें बहुत ज्यादा यूजुअली टैकल करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा ऑलिव रिडली वाला, और नहीं ऑलिव रिडली का नहीं है, सॉरी नहीं हाँ ऑलिव रिडली का ही है। ठीक है, रिसेंटली अ रेयर काइंड ऑफ येलो टर्टल वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया, द स्टेट इन विच इट वाज सीन एज। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा कि भाई क्या बोलते हैं
उसका नाम क्या है, क्या नहीं है, ठीक है, हमें पता है इसका आंसर ओडिशा है, ठीक है। तो ये मल्टीपल फॉर्म्स में पूछा गया है। स्पोर्ट्स में जब पूछा जाता है तो मैस्कॉट से रिलेटेड पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी आता है, क्योंकि इसमें स्पीसीज और उससे रिलेटेड बिहेवियर के बारे में पूछा जाता है। ज्योग्राफी में भी आता है ये क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन लोकेशन और से ऑरिजिन से रिलेटेड भी आता है। तो एक ही जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही 3 से 4 कैटेगरीज में, उससे ज्यादा कैटेगरीज में आ सकता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन हमें कुछ इस तरीके से कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्रोनिम्स हैं, कुछ एक्रोनिम्स ऐसे हैं जो काफी ट्रैक्शन गेन कर चुके हैं, जिनमें इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। कोई ऐसी या तो वो काफी बज़ क्रिएट किया उन्होंने, या फिर वो काफी न्यूज में रहे हों, या फिर कोई अच्छी पॉलिसी रही हो। तो ऐसे एक्रोनिम्स हमें इग्नोर नहीं करने हैं। इन एक्रोनिम्स की सबसे खास बात ये रहती है कि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। जैसे ये देखो, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मेजरमेंट, ठीक है। पहले वर्ड सेम है, यहाँ मेजरमेंट अलग कर दिया, यहाँ मैपिंग अलग कर दी, यहाँ क्या बोलते हैं एंटरप्राइज और मीडियम कर दिया, यहाँ एम्प्लॉयर और मिशन कर दिया। यू आर बाउंड टू गेट कंफ्यूज्ड इन दिस अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपने इसको अच्छे से असीम के बारे में ना पढ़ा हो, ठीक है। तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेजरमेंट है, मैपिंग है, मीडियम है, मिशन है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी, जो एक्रोनिम्स आते हैं उन पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब फॉरेन कंट्री हेड्स के जो भी अपॉइंटमेंट्स आते हैं, इंस्टीट्यूशंस के, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, इनके क्वेश्चंस भी हमें देखने चाहिए, और ये काफी इजी टू रिमेंबर है, ठीक है। कौन प्राइम मिनिस्टर बना, आसपास की नेबरिंग नेशन का खासकर देखना है, अपना श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर कौन बना, ठीक है। और ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था, वो क्वेश्चन सिमिलर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओशन आइलैंड नेशन हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी ड्यू टू ऑयल स्पिल फ्रॉम अ ग्राउंडेड शिप, ठीक है। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। ये काफी इजी टू रिमेंबर वाली इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं CDSE 1 2021 की, एंड बिफोर दैट लेट्स टेक अ 1 मिनट ब्रेक एंड डू लेट मी नो कुछ समझ में आ रहा है कि सब सर के ऊपर से जा रहा है? सर आ रहा है समझ में, आ रहा है सर, आ रहा है ना? देखो, और यही पैटर्न ना हम लोग अभी आगे जाके साइंस में, ज्योग्राफी में, इन सब में फॉलो करेंगे, ठीक है। हमें क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा कि भाई किस डोमेन से आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हमें कितना पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज ये कि हमें कितना पढ़ना है। हम ज्यादा तो नहीं पढ़ रहे, हम ज्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे। ये चीज आपको देख के चलनी है, क्योंकि आई रियली डोंट वांट कि भाई आप किसी ऐसे सोर्स में लगे हुए हो जहां से इंफॉर्मेशन तो निकल नहीं रही, उल्टा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो हमें नहीं करना, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि नेशनल पॉलिसीज, जिसका उनका में ऑब्जेक्टिव देख के चलना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखें किरण का, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन साइंटिस्ट हु। तो इसका एम क्या है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव हमें करना है। इसके टारगेट बेनिफिशियरीज के बारे में आ सकता था, मतलब जो वुमेन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता था कि ये जो किरण है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, ये किसको टारगेट किया है, तो विमेन आ गया। प्लस इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटीज वगैरह क्या है, ये इनमें आ जाता है, इन जो भी स्कीम्स वगैरह रहती हैं, ठीक है। और बिलीव मी एक चीज, कि हर स्कीम इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। हर स्कीम पे हमें इतना ज्यादा फोकस नहीं करना। कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स हैं, उनका नेचर मैं आपको बताऊंगा। हर स्कीम्स के अलग अलग टारगेट रहते हैं। कोई स्कीम अर्बन एरियाज पे फोकस रहती है, कोई रूरल एरियाज पे फोकस रहती है, ठीक है। इनको हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं, ये तो एरियाज के हिसाब से हो गई। फिर उसके बाद में वुमेन पे अलग कर रही है, मैन पे अलग कर रही है। फिर वुमेन और मैन में भी जो क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे हैं उन पे अलग फोकस हो गया, जो यूथ है उन पे अलग फोकस हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो प्रौढ़ होते हैं, मतलब कि जो अधेड़ लोग होते हैं, जो थोड़े उम्र दराज होते हैं, उनके बारे में अलग हो गया। फिर उसके साथ ही साथ में एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ये सारी की सारी कैटेगरीज, बहुत कैटेगरीज आती है, ठीक है। इन कैटेगरीज के हिसाब से इन सारी स्कीम्स का, इन सारी क्या बोलते हैं, पॉलिसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैटेगराइजेशन होता है, ये हमें देख के चलना है। फिर ये सारी स्कीम्स की बात कर रहे हैं, ये सौभाग्य स्कीम फिर से रिपीटेटिव है यहाँ पे, ठीक है। ये फिर से रिपीटेटिव हो गई। निधि इज एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ, अगेन इसमें टारगेट ऑडियंस पूछा गया है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष एम्स एट, इसमें भी टारगेट पूछा गया है, ठीक है। तो ये मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं, जैसे वुमेन हो गई, ठीक है, SC/STs हो गए, या फिर क्या बोलते हैं ट्राइबल्स हो गए, ठीक है। इस तरह के लोगों पर या फिर इस तरह की जो सेक्शंस होते हैं, इन सेक्शंस पे UPSC या फिर ऐसे एग्जाम्स थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं,
ठीक है, जैसे एल्डरली पीपल हो गए, इन सब पे हमें ज्यादा फोकस रहता है, वुमेन पे खासकर ज्यादा फोकस रहता है। तो ऐसी पॉलिसीज, इनका हमें ऑल अराउंड चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सौभाग्य मेरे ख्याल से अगले में फिर से रिपीट होगा। इस साल फिर से सौभाग्य आया, तो पिछले 4 अटेम्प्ट्स में सौभाग्य अराउंड 3 बार आया है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ऐसी स्कीम्स, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे नेम्स जो काफी ज्यादा न्यूज में आते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, उसके साथ में मनरेगा भी आती है। ठीक है, मनरेगा हो गया, ऐसी स्कीम्स जो काफी ज्यादा न्यूज में रहती हैं, जिनका कुछ ना कुछ एडिशन होता रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ऐसी स्कीम्स अम्ब्रेला स्कीम्स होती है। ठीक है, ये एक मेन स्कीम है, जैसे इसके नीचे और भी छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं, वो भी आ जाती हैं। एक तो कि जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, ठीक है, इससे रिलेटेड और भी कई सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं। उन स्कीम्स को जो टारगेट टाइम रहता है वो रहता है कम। ये तो क्या है कि भाई एक तरीके से अमर स्कीम है, काफी टाइम तक चलेगी। पर इससे रिलेटेड जो छोटी छोटी स्कीम्स होती है ना, उनकी ड्यूरेशन कम होती है, किसी की 3 साल हो गई, किसी की 5 साल हो गई, किसी की 10 साल है, उसके टारगेट्स अलग रहते हैं। और प्लस वो किसी और डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। ठीक है, जैसे ये कोई मिनिस्ट्री चला रही है, इसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ गए, तो वो किसी डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी। अम्ब्रेला स्कीम के अंडर में जो आती है वो कोई डिपार्टमेंट अलग से ले लेगा। तो कौन सा डिपार्टमेंट इसको हैंडल कर रहा है, ये सब चीज किसने लॉन्च किया, टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब चीजें रिपीटेड है और ये सब चीजें हमें कवर करनी है। गॉट इट? समझ आया? यस सर। अम्ब्रेला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। यस सर। कौन इतनी बड़ी आवाज में बोल रहा है भाई? अम्ब्रेला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। यस सर। अम्ब्रेला वाला कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा आने वाला है। ठीक है, मैं बताऊंगा। I have one doubt. Yeah, who is this? Karan. Yeah, Karan. So, how to anticipate that this particular current affair will probably come in the exam? ठीक है, तो ये चीज अभी बताना मुश्किल होगा, लेकिन जब मैं करंट अफेयर रिलीज करूंगा ना, तो उस टाइम में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह के करंट अफेयर्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी करंट अफेयर आ रहा है, 100 करंट अफेयर्स अगर एक टॉपिक के लेके महीने में आ रहे हैं, तो 100 के 100 इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहला एंटिसिपेशन का तरीका तो यही है कि भाई अब प्रीवियस ईयर वाला, ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये किस लिए दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस नेचर के करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये स्लाइड मैं आपको दूंगा, इस स्लाइड को स्टडी करना अच्छे से। ठीक है, इसमें ये जो फैक्टर्स बता रहा हूँ ना, जैसे कि ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसमें हमें कैटेगरीज आइडेंटिफाई करनी है कि भाई टारगेट ग्रुप कौन से हैं, वुमेन है, मैन है, चिल्ड्रन है, ओल्ड एज है, प्लेसेस कौन सी हैं, सेक्टर्स कौन से फोकस किया गया है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, इन एग्जाम्पल को स्टडी करो, प्लस अपने हिसाब से प्रीवियस ईयर वाले करंट अफेयर्स हैं उनको देखो, फिर देखो कि भाई किस तरह की इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। तो जब आप इसका एनालिसिस थोड़ा इन डेप्थ तरीके से करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि भाई जब आप करंट अफेयर्स कैटेगराइज करने जाओगे ना, आप उनको डिटरमाइन करने जाओगे ना, क्योंकि आपने एनालिसिस कर रखा है, तो आपका 50% टाइम कम हो जाएगा। आप फिर पूरे 100 के 100 करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे, आपको पता है कि ये 30 इंपॉर्टेंट है, आप उन 30 पे फोकस करोगे। थोड़ा बहुत आया समझ में? हाँ सर। यस। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। फिर बात करते हैं पिनाका। पिनाका भी फिर से रिपीटेड है CDS 1 2021 में, एज वेल एज CDS 2 2021 में ये रिपीट हुआ है। ठीक है, मल्टी वायरल रॉकेट सिस्टम होता है ये, तो ये दोबारा क्वेश्चन रिपीटेड है काफी। और क्वाड का आप लोगों ने काफी न्यूज में पढ़ा होगा अभी रिसेंटली, काफी ज्यादा रहा 1-2 साल से, तो क्वाड के बारे में ऑफकोर्स क्वेश्चन आना ही था और आया भी। ठीक है, इस तरह की जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है, ये न्यूज में काफी ज्यादा रहती है। इसको अगर आप इग्नोर करते हो तो ऑफकोर्स क्या होता है कि आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर मालाबार एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो इसमें ना होस्ट पूछा है ना मेंबर्स पूछे, इसमें सिंपल लोकेशन पूछी है कि भाई अब लोकेशन क्या है। ठीक है, तो लोकेशन आपको डिटरमाइन करनी है। तो अगर आपने डिफेंस एक्सरसाइज में जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो पढ़नी है, जैसे मैंने बताया था, होस्ट कंट्री आपको देखनी है, थीम क्या है वो देखनी है, स्पेसिफिक इक्विपमेंट क्या यूज हुए हैं, वेपन सिस्टम क्या हाईलाइट हुए हैं, ये देखना है। और अगर आप SSB की प्रिपरेशन के लिए सीरियस हो तो ट्राई टू नो अबाउट दिस नो हाउ। ठीक है, मुझसे पूछा गया था, एक सिंपल कोई एक्सरसाइज थी, नहीं, नेवी का कोई एग्जीबिशन हुआ था 2018 या 17 में अराउंड अंडमान के साइड में, तो उसमें मुझसे पूछा गया था कि उसके बारे में बताओ। तो मैंने बताया कि सर ऐसा है कि उसमें एयरक्राफ्ट ये यूज किया गया था, ऐसा था, ये कंट्रीज में इन्वॉल्व थी, ब्ला 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 ब्ला। तो फिर इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि अच्छा बताओ कि उस एयरक्राफ्ट में कौन कौन से प्लेन्स लॉन्च किए जा सकते हैं।
तो मुझे मेरे ख्याल से मैंने जो प्लेन्स थे एक दो के नाम बताए और बाकी मुझे पता नहीं थे। उसने फिर मुझसे पूछा उसमें कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स लॉन्च किए जाते हैं, कौन से हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, किस तरह की मशीनरी उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर इज व्हाट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी कि मुझे इन्फॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए। सो इस तरह की डेप्थ में ही वो लोग चले जाते हैं। तो साइमल्टेनियसली ये करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आप करते हो तो इसके साथ ही साथ आप एसएसबी की प्रिपरेशन भी आपकी हो जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था M777 का, आप लोगों को याद होगा, जो हॉवित्जर है जो यूएसए से इंडिया ने एक्वायर की थी। Yes, sir. उस हॉवित्जर के बारे में क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था इन भोपाल कि भाई अभी रिसेंटली क्या बोलते हैं इंडिया ने एक हॉवित्जर एक्वायर की, उसका नाम बताओ, उसकी इन्फॉर्मेशन बताओ। तो मैंने बताया सर मुझे अभी तक याद है कि सर M777 है 177 सॉरी 175 अराउंड ऐसा कुछ सेंटीमीटर बैरल की है। उसको BAE सिस्टम्स यूएसए से एक्वायर किया है, इतनी लोकेशंस पे उसको तैनात किया जाएगा, ऐसा वैसा पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा इससे पहले वाली कौन सी थी, तो मैंने कहा सर बोफोर्स। तो उन्होंने बोफोर्स की स्पेसिफिकेशंस मुझसे पूछी, मैं वो पढ़ के गया था तो मैंने बोफोर्स का ही बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ बोफोर्स का जो मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क होता है। तो मैकेनिज्म का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैकेनिज्म मुझे नहीं पता था। तो मैकेनिज्म मैंने बोला कि सर आई डोंट नो बट आई विल फाइंड आउट। फिर कॉन्फ्रेंस में मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे थर्ड इंटरव्यू होता, फोर्थ डे पे या थर्ड डे पे मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली साइबर कैफे पे जाके वहीं पर, और फिर कॉन्फ्रेंस में उसने मुझसे पूछा सो जेंटलमैन डू यू नो द मैकेनिज्म ऑफ दैट बोफोर्स। तो फिर मैंने वो बोफोर्स का मैकेनिज्म उसे बताया। ठीक है, तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग ओनली फॉर CDS, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSB एज वेल। ये चीज ध्यान में रखना हमेशा। ठीक है, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. वही सिंपल सी चीज है 88 क्वेश्चन में भी, दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शिप्स वाज इन्वॉल्वड इन मिशन सागर सेकंड। तो ये भी आपको पता चली जाएगा जो भी मिशन सागर में कौन कौन से कोई भी मिशन हो रहा है, कोई भी रिलीफ मिशन हो रहा है, एवेक्यूटिंग मिशन हो रहे हैं, तो इनमें जो भी शिप्स यूज होते हैं, जो भी क्या बोलते हैं कोई स्पेसिफिक चीजें यूज होती हैं उनके बारे में हमेशा बताया जाता है। ठीक है, in the year 2020 which one of the following tiger reserves of India was declared by UNESCO as biosphere reserve? ये क्वेश्चन ज्योग्राफी एज वेल एज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से आता है। ठीक है, जो भी प्लेसेस ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूज में रहती हैं, वर्ल्ड हेरिटेज या फिर बायोस्फीयर रिजर्व को कोई भी डिजिग्नेटेड चीजें रहती हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कर बोलते हैं हम लोग लद्दाख में या फिर बाकी जगह पर सोकर, ये वो डिजिग्नेट किया गया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर हमें फोकस करना है। गेट एंटायर डिटेल्स ऑफ नॉट ओनली द प्लेसेस एंड एसोसिएटेड डिटेल्स बट ऑफ द इंस्टीट्यूशन अलोंग विद क्राइटेरिया इन्वॉल्व। हमें क्राइटेरिया भी देखना है कि भाई इनको अगर बायोस्फीयर रिजर्व बोला है तो उसके रिलेटेड क्या क्राइटेरिया रहता है, वो क्राइटेरिया भी हमें फोकस करना है। ठीक है, अब आखिरी बात करते हैं CDSE 2 2021 की। अगेन इंडेक्सेस वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बात की गई है, क्या क्या कंपोनेंट थे जिसमें इंडिया ने इंप्रूव किया है। ठीक है, अब इसमें आपको सिंपल ABCD नहीं दिया है, इसमें सिंपल आपको ABCD में भी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। इधर ये यूपीएससी के क्वेश्चन का नेचर रहता है कि भाई 1 और 2 है, 2 and 3 है, 3 या 4 है, या फिर सारे के सारे ही हैं। तो इसमें आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो ये मैं आपको मेथोडोलॉजी वाले सेक्शन में बताऊंगा कि भाई हम ऑप्शंस को किस तरीके से इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से रिलेट करके हम उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शंस को हम कैसे 50% पे ले आते हैं, फिर किस तरह 20% पे ले आते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन डोगरे के जो प्रीवियस बैच था उसके डायरेक्ट नोट्स में से आया था जो मैंने प्रिपेयर किए थे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किसको कौन सा अवार्ड मिला है, कोई प्रोमिनेंट इवेंट होता है जैसे कि ओलंपिक्स हो रहे हैं, पैरालंपिक्स हो रहे हैं, तो उसमें कौन सा प्लेयर है, उसको कौन सी फील्ड में मिला है, कौन से इवेंट में मिला है, उसने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह बनाया है कि नहीं, तो ये चीजें भी काफी प्रोमिनेंट है। ठीक, अब बगराम एयरवेज के बारे में आया था, तो ये अंगर स्टैटिक वाला है ये। ठीक है, पंचमुली जो लेक था इसको लेके ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसकी जो रिलेटिव न्यूज थी ना, वो न्यूज थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो उसमें ये न्यूज जो थी वो ये थी कि जो क्रोकोडाइल्स थे या फिर जो भी स्पीशीज थे एलिगेटर्स की, उनको शिफ्ट किया जा रहा था एक लेक से दूसरी लेक की तरफ। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन कवर की गई थी बस। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का रेयरली इसमें मेंशन था,
लेकिन इंफॉर्मेशन ये आपसे पूछेगी कि ये ऑप्शंस आपसे पूछे गए, अब आपको डिटरमाइन करना है। तो इस तरह के एसोसिएटेड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी आते हैं। और इस बार तो ज्योग्राफी में वैसे ही ऑब्जर्वेशनल टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मैप रीडिंग, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, पिनाका अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, अभी CDC 121 में भी आया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी नोट्स में से था। इत्तत ए द्वार, ये देखने में पता मुझे भी पहली बार ये लगा था कि, और मैंने क्या किया था कि मैंने करंट अफेयर्स प्रिपेयर किए थे, मैंने उसमें इसका ये नाम कवर नहीं किया। ठीक है, मैंने ये इन्फॉर्मेशन कवर की थी कि ई फाइलिंग पोर्टल है इनकम टैक्स का, लेकिन मैंने क्या बोलते हैं, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसका नाम भी पूछेंगे। पहली नजर में मुझे भी लगा कि भाई ये कोई पुराना हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, फिर मैंने दोबारा करंट अफेयर्स में एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है। अगेन अग्नि पी की जो रेंज है वो इसमें पूछी गई है। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी गई है, जो भी रिसेंट एडवांसमेंट होते हैं, किसे मलेरिया फ्री किया, किसे रेबीज फ्री किया, कौन से स्टेट में क्या नया रिकॉर्ड बना है, ये इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक, फिर अगेन क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन 112 जो है, जो नोट्स में से ही है। ठीक है, इसमें सिंपल पूछा गया है कि कोई भी नई मिनिस्ट्री बनी है, उस मिनिस्ट्री में कोई नया डिपार्टमेंट बना है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, जो भी नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, डिपार्टमेंट्स की मर्जिंग हो रही है, नया फॉर्मेशन हो रहा है, उन सबको हमें देखना है। ठीक है, 113 सिंपली एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन मैं बता शामिल करने वाला था, लेकिन मैं भूल गया और उस टाइम पे मैंने नहीं किया। ये कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, हम सबको नहीं पता होगा, लेकिन काफी लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि रशिया अपने नाम से ओलंपिक्स में नहीं गया था। ठीक है, तो वो हमें चीज देखनी कि भाई वो किस नाम से गया था क्या नहीं था। ठीक, और ऊपर वाली इंफॉर्मेशन सिंपल दिख रही है, लेकिन क्या था कि वो अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन द ओलंपिक्स। ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये मीराबाई चानू के ऊपर फोकस थी। ठीक है, मीराबाई चानू ने जो मेडल जीता उसके ऊपर फोकस थी, और लास्ट में एक छोटी सी लाइन में जो भी रिकॉर्ड होल्डर्स रहे हैं प्रीवियस, उनको मेंशन किया था, उसी में मेंशन थी कर्नम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो अगर जो बंदा पूरी वो जो पैराग्राफ है वो पढ़ रहा है, तो उसको समझ में, तो उसको याद रह सकता है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी हमें कवर करनी है। फिर अगेन बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि कोई वो अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2020। तो इसका शेख मुजीबुर रहमान, ये काफी न्यूज में था। तो जो भी मेजर अवार्ड्स हो रहे हैं, प्राइजेस हो रही हैं, नॉमिनेशंस हो रहे हैं, या तो पुलित्जर प्राइज के बारे में, पॉलिटिकल प्राइजेस हो रहे हैं, मीडिया प्राइजेस हो रहे हैं, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इंटरटेनमेंट वाले थोड़े कम पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स में और ये जो नेशंस के बीच में जो होते हैं, इनको थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाता है। नाउ टाइम फॉर योर क्वेश्चंस।